अगर आगे बढ़ें कैपेसिटर्स में लास्ट क्लास में आपको कुछ बताया था कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स किस तरह से हो रहा होता है, या आरसी सर्किट में हम आरसी सर्किट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर डायलेक्ट्रिक्स के बारे में अपने बात समझा कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है। ये जो डायलेक्ट्रिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टोरी है रिलेटेड सबके साथ इसको अटैच किया जा सकता है। ये मीडियम बेसिकली होता है इंसुलेटेड मीडियम, तो उस पर चार्ज का इंडक्शन होता है या फिर चार्ज पोलराइज्ड हो जाता है। ये पोलराइजेशन कब हो रहा होता है, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड वहाँ पे अप्लाइड होती है। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस देगा कि यहाँ पर एक कंडक्टर या इंसुलेटर रखा गया है, बाहर में एक यूनिफॉर्म फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड या जैसा भी स्टोरी बनाएगा बनाना चाहेगा बना देगा। तो एक फील्ड में किसी मटेरियल को रखा आपने, अब ये मटेरियल कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो तो फिर इसमें चार्जेस का इंडक्शन होता है। यू विल फाइंड कि प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है ये क्यूपी है, पोलराइज्ड है, ये माइनस क्यूपी है। ये जो चार्जेस हैं ये अपना खुद का डाइपोल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो देयर विल बी अ डाइपोल इन दिस डायरेक्शन, और इस डायपोल की अपनी खुद की फील्ड्स आने लगेंगी। तो इसके साथ इसने जो फील्ड क्रिएट की थी उसको ये इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये जो भी पोलराइजेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड व्हेन यू आर अप्लाइंग देयर। आपने लास्ट क्लास में ये देखा था कि अगर आपने फील्ड अप्लाई नहीं किया तो ये डायपोल कैसा रहता था, जीरो। वो सभी टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए जीरो रहता था, चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर क्यों हो। लेकिन जब फील्ड आती थी तो दोनों केस के लिए ये डाइपोल भी आता था, डाइपोल आता था तो पोलराइज हो जाता था। इसके और भी आगे स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं, हम चाहें तो दोनों फील्ड को एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। और कई बार एक टर्म पोलराइजेशन के बारे में पूछ भी लेता है, तो अगर पोलराइजेशन पूछेगा तो फिर हम उसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। पोलराइजेशन पोलराइजेशन दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग चार्ज सेग्रीगेटेड, चार्जेस को पोलराइज होने की प्रोसेस को भी पोलराइजेशन कहते हैं। तो एज अ प्रोसेस यूज होता है और एज अ फिजिकल क्वांटिटी भी यूज होता है। तो एज अ प्रोसेस मैं दोनों टर्म्स लिख देता हूँ शॉर्ट में। पोलराइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ चार्ज सेग्रीगेशन और क्रिएशन ऑफ पोलराइज्ड चार्ज, क्रिएशन ऑफ पोलराइज्ड चार्ज, तो उसको भी हम पोलराइजेशन कह देते हैं। दूसरा ये फिजिकल क्वांटिटी भी है, और एज अ फिजिकल क्वांटिटी ये डिफाइन किया जाता है कैपिटल पी लेटर से, and this is net electric dipole per unit volume। आपने देखा था कि किसी भी सैंपल में अगर स्पेस में आपका कोई सैंपल रखा हुआ है, मटेरियल रखा हुआ है, और आपने अगर फील्ड लगाया, एक्सटर्नल फील्ड ऑन कर दिया, तो यहाँ पर चार्जेस इस तरह से आ जाते हैं और ये बेसिकली डाइपोल्स बन जाते हैं, जिसको हमने सिंपलेस्ट वर्जन में इस तरह से देखा था। बेसिकली ऐसा नहीं होता, वो डाइपोल्स होते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं और सभी के सभी फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं, इसलिए अपोजिट नहीं है। कुछ फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, कुछ अभी अलाइन होना चाहते हैं, इस तरह से स्टोरी होती है। तो इस मटेरियल में अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करें, एक यूनिट वॉल्यूम छोटा सा सैंपल है, उस सैंपल में देखें कि कितना नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो जितना भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनेगा दैट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। So P for polarization as a physical quantity is defined as net electric dipole moment divided by volume. इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, P नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लेट्स से डाइपोल को हम स्मॉल p से लिखते हैं, P नेट डिवाइड बाय V वॉल्यूम। यहाँ पे छोटा वाला P डाइपोल की बात कर रहा है, बड़ा वाला P जो है पोलराइजेशन की बात कर रहा है। सो दिस P इज पोलराइजेशन।
जनरली अवॉइड करता है आपके लेवल पे पोलराइजेशन को यूज करने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आगे चल के ग्रेजुएशन में आप इसको पढ़ते हो, बट स्टिल अगर कभी यूज करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, इसका यूनिट एटलीस्ट पता कर सकते हैं, इसका यूनिट क्या होगा? क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या यूनिट आएगा? तो यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन दे सकता है कि पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक किस फिजिकल क्वांटिटी से उसकी डायमेंशन मैच करती है, या क्या डायमेंशन होती है, वो सारी बातें। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो चार्ज इनटू लेंथ होता है, तो इसको कूलॉम्ब इनटू मीटर बोल सकते हैं ऐसा यूनिट में। और ये वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो यूनिट बनेगा कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम्ब पर मीटर स्क्वायर बनेगा। बेसिकली ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायमेंशंस या यूनिट के बराबर होता है। सो पोलराइजेशन और सिग्मा, दे हैव द सेम डायमेंशंस। ओके, सो जबकि पोलराइजेशन एक अलग स्टोरी है, सिग्मा एक अलग स्टोरी है। सो पोलराइजेशन इज नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन एनी मटेरियल। और अगर कभी निकालने की जरूरत पड़ भी जाए तो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। डाइपोल मोमेंट कितना आएगा नेट, ये पता किया जा सकता है। अगर ये पता हो जाएगा तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके हमको पर यूनिट वॉल्यूम पता चल जाता है। ओके, सो पॉइंट इज कि जो टोटल फील्ड आने वाली है उसमें ओरिजिनल फील्ड आएगी एज वेल एज पोलराइज्ड फील्ड आएगी। दोनों का रिजल्टेंट अपने को बताना होता है। फिर आपने ये भी देख रखा है कि क्यूपी कितना होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में, वो देखा था कि क्यू इंटू 1-1/k होता है। के एयर के लिए 1 रहता है, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट रहता है, और के को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। डायलैक्ट्रिक्स में और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग कैपेसिटर्स की बात कर रहे थे कि कैपेसिटर में अगर डायलैक्ट्रिक को आपने फिल किया है तो कैसा दिखता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो दो दो केसेस को किए थे, उन्हीं दो केसेस को मैं फिर से एलैबोरेट कर देता हूँ। लेट्स से एक ये कैपेसिटर एज अ केस 1 वी कैन थिंक ऑफ, और इस पे आपने डायलैक्ट्रिक को फिल करना है। लेकिन ये कैपेसिटर आपका चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। चार्ज कैपेसिटर में आप डायलैक्ट्रिक को फिल करते हो। ओके, इसका मतलब है अगर इसको आपने किसी से कनेक्ट नहीं रखा है तो इसका चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज चेंज नहीं करता है। सो अगर उसके बाद में डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं दो फिगर बना देता हूँ सो दैट कि आप ये डिस्टिंग्विश कर पाओ कि क्या चल रहा है। तो ये इनिशियली चार्ज था और डायलैक्ट्रिक आपको फिल करना है, पहला केस। दूसरा केस, ये जो कैपेसिटर था ये बैटरी से कनेक्टेड है, और बैटरी से कनेक्टेड रहते आप इसको फिल करना है। ये दोनों केसेस को हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं शॉर्ट में। अब मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है एंड यू आर मेंटेनिंग दैट बैटरी। You on previous slide, see this. पोलराइजेशन की डेफिनेशन बताया था इसमें मैंने। ओके, आपने देख लिया होगा। यहाँ पर दो केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। एक बार आपका ये चार्ज्ड है, बिना बैटरी के कनेक्टेड है, और एक बार ये बैटरी से लगा रहता है। तो ये दोनों केसेस को आपको डिफरेंशिएट करके रखना है। आप दोनों में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो, लेकिन ये उनकी सिचुएशन अलग अलग है। तो इस पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला और इस पर भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला और कंप्लीटली फिल किया। के वैल्यू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, के इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये केस 1 है और ये केस 2 है। क्या क्या चेंजेस आते हैं ये अपने को समझना होता है। वो जनरली ये पूछेगा कि इस केस में बताइए क्या बदल गया क्या नहीं बदला। तो क्या सी में कोई चेंज आएगा? यस। क्या क्यू में कोई चेंज आएगा? चेक करेंगे। क्या वी में कोई चेंज आएगा? चेक करेंगे। सो लेट्स से कि इसका जो कैपेसिटेंस था वो सी था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी था। सिमिलरली
इसके पास भी चार्ज Q था, कैपेसिटेंस C था, पोटेंशियल V था। यहाँ पे मैं लिस्ट कर देता हूँ। इसके पास जो आने वाला है चार्जेस, लेट्स से वो चार्जेस Q डैश हो जा रहा है और कैपेसिटेंस C डैश हो जा रहा है, पोटेंशियल V डैश हो जा रहा है। तो डैश वाला बाद में है, आफ्टर इंसर्शन है। आप पाओगे कि जो Q डैश है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को सप्लाई करने वाला और एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो चार्ज विल नॉट चेंज इन द फर्स्ट केस, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है। C डैश क्या C चेंज करेगा? यस, बाय K फैक्टर। नाउ Q इज इक्वल टू C भी हमेशा वैलिड होता है। Q ने चेंज होने से मना कर दिया तो V को चेंज होना जरूरी है, तो V चेंज कर जाएगा। V किसके अकॉर्डिंग चलेगा? Q इज इक्वल टू CV से। तो आप पाओगे जो V आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि V बाई K बन जाएगा, जिससे Q इज इक्वल टू सी बी यहाँ पर वैलिड होगा, Q इज इक्वल टू सी बी वहाँ पर भी वैलिड होगा। ये समझना हमारे लिए जरूरी होता है कि कौन सी चीज कंजर्व चल रही है। बाकी दोनों के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं? Q इज इक्वल टू सी बी। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी तो चार्ज कंजर्व रहेगा। जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा। तो अगर आप चार्ज इसके पास Q डैश हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस V डैश हो जाता है, कैपेसिटेंस C डैश हो जाता है, तो इस केस हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस विल नॉट चेंज। व्हाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय द सेम बैटरी, so it will maintain the potential difference at any cost. So charge has to change because C has changed, Kc। तो C कैसे चेंज होता है? डाइलेक्ट्रिक आने से। Q कैसे चेंज होता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखोगे। और V कब चेंज होगा? जब चार्ज को कांस्टेंट रखोगे। एक थर्ड केस भी हो सकता है, दोनों बदल रहे हो, वो एक अलग कहानी है, बट ये दो केस प्रोमिनेंट है। सो हाउ द Q विल चेंज? तो बोलो Q डैश इज इक्वल टू C इंटू V। जैसे आप C इंटू V बोलोगे, C डैश इंटू V डैश, तो आप बोलोगे कि इसके पास K क्यूब का चार्ज आ जाएगा ना। अब आपसे वो पूछेगा क्या, कैसे किस लैंग्वेज में पूछेगा? आपसे बोलेगा कि क्या चार्जेस इस केस में, जैसे आप सेकंड केस समझते हो, तो बोलेगा कि ये स्टोरी चल रही थी, आपने डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट कर दिया, तो क्या बैटरी ने कोई एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड किया या बैटरी को चार्ज वापस गया? इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ चार्ज? तो आप बोलोगे कि यस, पहले चार्ज हमारे पास Q था, अब Q डैश हुआ है, और Q डैश की वैल्यू KQ है, K 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बैटरी ने चार्ज को प्रोवाइड किया होगा, सप्लाई किया होगा। क्यों सप्लाई किया होगा? क्योंकि उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए उसको चार्ज को सप्लाई करना पड़ेगा। कितना? Q डैश माइनस Q। Q was initially और Q dash is finally. That means K minus 1 times original charge। इतना चार्ज उसको सप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। Are you getting my point? और यहाँ पे बैटरी थी नहीं तो चार्ज सप्लाई करने वाला कोई था नहीं, तो चार्ज वही रहेगा। तो पोटेंशियल को ड्रॉप होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया है। और सभी के लिए Q इज इक्वल टू C भी लगता है। ये तीनों पर बेसिक रिलेशन है, Q, C और V पर। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा और डीप पे जाएगा तो फिर इसको एनर्जी से लिंक कर सकता है कि एनर्जी पर क्या फर्क पड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पे इस चीज केस में। क्या पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? तो आप देख रहे हो चार्ज वही रह रहा है, ये दोनों वैल्यूज बदल रही है। अब कोई भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। जनरली हम वो फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, सो दैट कि हम इजीली इसको पता कर सकें। और आप दोनों में से कोई भी लगाओगे चलेगा। Sir, यस। sir, can you please re-explain the fourth case in which the charge is moving? दिस चार्ज इज मूविंग। ओके, देखो ये जो रहा होगा, एक कैपेसिटर और एक बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये जो Q की वैल्यू रही होगी वो CV के बराबर रही होगी इनिशियली। सो इनिशियली कितना चार्ज के पास है उसको हम लोग Q पकड़ के चल रहे हैं। फाइनली जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया कंप्लीटली, तो इसका चार्ज, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशंस आएंगे वो आपने यहाँ पे देखा। यहाँ से अपने को ये पता चला कि जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो KQ आएगी। इसका मतलब अब इसके पास चार्ज Q नहीं होगा बल्कि K टाइम्स Q होगा। तो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो तो चार्ज की वैल्यू K टाइम्स बढ़ जाती है। कब? जब बैटरी लगी हुई होती है। तो इसका मतलब है, और K की वैल्यू 1 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा चार्ज कितना आया? एक्स्ट्रा चार्ज वही आया जो फाइनल माइनस इनिशियल था। फाइनल कितना है अपने पास? KQ। इनिशियल कितना था? Q। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो,
जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो के क्यू माइनस क्यू मतलब के माइनस वन इंटू क्यू। ये वो चार्ज है जो बैटरी को अलग से सप्लाई करना पड़ेगा। कब? जब आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया। उससे पहले कितना सप्लाई किया था इसने? उससे पहले इसने क्यू सप्लाई किया था। अब एक्स्ट्रा कितना कर दिया उसने? के माइनस वन इंटू क्यू, सो दैट टोटल चार्ज कितना हो गया? के क्यू। So battery has to supply some more charge in order to compensate the dielectric filling. और डायरेक्टिव फिलिंग को कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज आता है, और उसके पीछे दूसरा रीजन क्या बोल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। यहाँ पर चार्ज नहीं बदल सकता। तो पॉइंट क्या है कि जो सी है वो तो हमेशा बदलेगा। के कब बदले, क्यू कब बदलेगा वो आपको देखना है। वी कब बदलेगा वो आपको चेक करना है। क्यू कब नहीं चेंज करता है? जब कोई कनेक्शन नहीं होता बैटरी का। वी कब चेंज नहीं करता है? जब बैटरी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। इसके बाद आप एनर्जी से लिंक कर सकते हो। एनर्जीज में आप जानते हो कि आपके पास फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर। इनिशियली निकालो, फाइनली निकालो, चेक करो कि क्या एनर्जी स्टोर बढ़ गई है, कम हो गई है। क्या आप लोग बता सकते हो, अगर हम लोग फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, फर्स्ट केस, व्हाट विल हैपन टू द स्टोर्ड एनर्जी? whether it will remain the same or will increase or will decrease, or we cannot say anything. So ऐसे चार ऑप्शन बनाकर आपको फर्स्ट केस के लिए पूछता है। सो अपने को एक आंसर आप बता रहे हो डिक्रीज करेगा। सो उसको कैसे चेक करेंगे मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता। आप समझिए कि इनिशियली को आप यू पकड़ लीजिए, फाइनली को यू डैश पकड़ लीजिए। हाँ, तो आपने डिक्रीज बताया, हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा, यू डैश की जो वैल्यू आएगी उसको कैलकुलेट करते हैं। आप क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2c डैश वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्यू डैश रिमेन द सेम एज इट वाज अर्लियर, सो दैट इज क्यू स्क्वायर। सी डैश को लिख सकते हैं के सी। 1/k अलग कर लीजिए तो ये क्यू स्क्वायर बाई सी बन जाएगा, जो कि इसका था क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो ये अपने को बन जाएगा u डिवाइड बाई के। इसका मतलब है कि अगर आपने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था, चार्ज कैपेसिटर था, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है, वो कम हो जाएगी। stored energy will decrease. Yes, it's going to decrease. Now, in case अगर आप सेकंड कंडीशन में देखते हो, सेकंड केस में देखते हो, तो ये u था और ये अपने u डैश निकालना है। कौन सी वैल्यू कांस्टेंट चल रही है? v। तो हाफ सी वी स्क्वायर लगा लो, c डैश v डैश स्क्वायर। v वही रहता है, तो ये बनेगा हाफ के सी वी स्क्वायर। के को अलग कर लो तो ये बनेगा हाफ सी वी स्क्वायर, और ये जो था आपका वो हाफ सी वी स्क्वायर ही था। इसका मतलब ये k टाइम्स यू हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आप बैटरी लगा के रखते हो फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कराते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है या स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि फर्स्ट केस में डिक्रीज कर जाती है। सो अगर हमको क्यू सी वी के बारे में आइडिया है तो हम स्टोर्ड एनर्जी के बारे में भी बता सकते हैं, वेदर इट्स गोइंग अप और गोइंग डाउन। एग्जाम में क्या करेगा, आइदर थ्योरेटिकली पूछ लेगा इंक्रीज डिक्रीज सेम और व्हाटएवर, या फिर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करा लेगा कि कितने से चेंज हो गया बताइए। तो आप फाइनल निकालोगे, इनिशियल निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, चेंज आपको पता चल जाएगा। तो जनरली ये तो केसेस पॉपुलर रहते हैं, और इन दोनों में मिक्स नहीं करना अपने को, वरना वो कब इधर से उधर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सिंपल स्टोरी है। बैटरी चार्ज सप्लायर नहीं है तो चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज सप्लायर है तो वो सप्लायर कैसा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। These are the two basic points. Okay. अगर आपको ये समझ में आता है तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि सी निकालना, कि सी कैपेसिटर में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को कंप्लीटली फिल नहीं किया है, पार्शली फिल किया है, या फिर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम फिल कर रखे हैं, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो एज एग्जांपल अगर हम लोग स्टार्ट करें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से कि अपने पास एक कैपेसिटर है, ये सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, और इस पे डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जा रहा है, बट दिस डाइलेक्ट्रिक इज लेट्स से पार्शियली फिल्ड लाइक दिस। आइडिया आपको समझ लेना है। एक बार आपको आइडिया समझ में आ गया तो फिर अपना काम हो जाएगा। सो अपने पास एक कैपेसिटर था ओरिजिनल,
उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका जो एरिया था प्लेट एरिया वो ए था, और ये जो टोटल गैप था, गैप बिटवीन द प्लेट्स, वो डी था, और आपने टी थिकनेस का या किसी थिकनेस का स्लैब इंसर्ट किया है, और ये पूरी डी को कवर नहीं करता है, एरिया पूरा कवर करता है बट थिकनेस पूरा कवर नहीं करता है, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स कवर नहीं करता है। तो ये अगर ये केस अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को पता है के, सो इसका नया कैपेसिटेंस कितना होगा? सो लेट ओरिजिनल कैपेसिटेंस was C नॉट, आपसे पूछेगा फाइंड फाइनल कैपेसिटेंस। हम लोग कैपेसिटेंस क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? आप प्रीवियस एग्जांपल देखो, एक बार हमको ये पता चल जाता है कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रहा है, और फिर कनेक्शन पता होगा तो हम ये बता सकते हैं कि चार्जेस पोटेंशियल्स कैसे बदलेंगे, एनर्जीज कैसे बदलेंगी। इसको लोग कैपेसिटर के बारे में जानने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उसका कैपेसिटेंस पता करना, और उस बेसिक चीज को हम लोग यहाँ पे पता करना चाहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए, पता करने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हो तो आप बेसिक तरीके से जा सकते हो। आप ऐसा बोलो कि लेट्स इसको हमने प्लस चार्ज दिया था, ये माइनस चार्ज दिया था, बेसिक तरीका Q इज इक्वल टू सी वी, क्यू और वी में रिलेशन पता करेंगे और अपना आंसर हो जाएगा। अगर ये स्टोरी रही होगी तो आप पाओगे कि यहाँ पर फील्ड एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी फील्ड, और यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी फील्ड। पहला वाला जो फील्ड है वो एयर में है, दूसरा वाला जो फील्ड है वो मीडियम पर है। एयर में जो फील्ड आता है दैट इज कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड अप करके आएगा। यहाँ पर जो आता है वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आता है, के फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो नेट फील्ड होती है वो ओरिजिनल फील्ड बाई के एज ए डिफाइन किया गया था लास्ट बार। क्या डिफाइन किया गया था? ओरिजिनल फील्ड, दिस रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू ओरिजिनल फील्ड डिवाइड बाई के। तो ओरिजिनल में के से डिवाइड कर दिया तो मीडियम के इनसाइड का फील्ड पता चल जाता है। मेटल के लिए के इनफाइनाइट होता है, इसके अलावा मेटल के इनसाइड में फील्ड जीरो होती है, वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अगर ये अपने को पता चल गया तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो इसी को काइंड ऑफ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। सो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम ई डॉट डी आर करते हैं। सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर रहेगा, एक माइनस भी लगा लोगे। इसको अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, लोअर होगा और लोअर होगा, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप कितना आएगा? क्या उसकी वैल्यू आएगी ई अपॉन सिग्मा इनटू द थिकनेस, ये वाली थिकनेस। कैन वी से कि उसकी वैल्यू डी माइनस टी बनेगी, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? फील्ड इनटू थिकनेस, फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और थिकनेस की वैल्यू टी दी गई है। अब आप इस सिग्मा को चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, सॉरी सिग्मा इज क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया से रिप्लेस कर सकते हो। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली बिकमिंग q upon a epsilon naught within the bracket d minus t plus t by k. So इसके बाद आपको q को अलग कर लेना है। So q is equal to a divided by what I'm writing, a epsilon naught divided by d plus t by k minus t into v. Can we say ये q is equal to cv टाइप का लिखा हुआ है? So ये जो बना हुआ है ये हमारे लिए नया c बन जा रहा है। So this will become final C. C is going to be finally A epsilon naught divided by T minus T plus T by K, जिस तरह से लिखना चाहो लिख सकते हो। C नॉट के टर्म में लिखना है, इसका तो C नॉट हमारे पास क्या रहा होगा? A epsilon naught by D रहा होगा। ठीक है, तो इसको C नॉट के टर्म में लिख सकते हो। तो C को आप क्या लिख सकते हो? D से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये C नॉट बन जाएगा, और इट्स गोइंग टू बी D डिवाइडेड बाई D माइनस
टी प्लस टी बाई के। एक जनरल फॉर्मूला टाइप का आपके पास आ गया। जनरल फॉर्मूला का मतलब अब आपको टी की वैल्यू बता दी जाएगी, के की वैल्यू बता दी जाएगी, अब आप आंसर तुरंत दे सकते हो आंसर। और जहाँ टी क्या बता रहा है, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब दैट यू हैव इंसर्टेड, और डी माइनस टी ये बताना चाह रहा है, या डी ये बताना चाह रहा है कि प्लेस के बीच का सेपरेशन कितना है। कॉपी कर लीजिए, कुछ और पॉइंट्स हैं इसके साथ मैं एसोसिएट करके बता देता हूँ। और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप डिफरेंट वे पे कैसे सॉल्व करेंगे, वहां से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। सो आपको फील्ड मीडियम पे निकालना आता है, स्पेस पे निकालना आता है, फ्री स्पेस पे तो अब पूरा फील्ड निकालो, फिर उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज में रिलेशन आ जाएगा और Q इज इक्वल टू सी से कंपेयर कर सकते हैं। जनरली वो टी की वैल्यू आपको डी के टर्म में देगा, जैसे d/2, d/3, d/4, उसको यहाँ पर रख दोगे, इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसको इलेबोरेट कर देता हूँ ताकि वो फॉर्मूला आपको डाइजेस्ट हो जाए। एग्जांपल, लेट्स से आपको ऐसा बोलता है कि अपने पास ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को आपने हाफ फिल्ड कर रखा है। यहाँ पर K की वैल्यू 2 लगा रखी है, ये D था टोटल और ये d/2 है। और ऐसा बोलता है कि फाइंड कैपेसिटेंस if original capacitance was C0। सो अगर ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 था तो इस डायलेक्ट्रिक्स जो कि K की वैल्यू 2 रखता है उसको इंसर्ट करने के बाद अब कितना कैपेसिटेंस बनेगा ये अपने को पता करना है। तो एग्जाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सॉल्व कर लीजिए, आपके पास प्रीवियस स्लाइड पे जो दिया गया फॉर्मूला है आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डी की वैल्यू, टी की वैल्यू, के की वैल्यू रख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। और एक बार फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फिर इसी से हम एक दूसरा मेथड भी लर्न कर लेंगे कि हमारे पास दूसरे मेथड से भी कैसे निकाला जा सकता है। तो अपने को ये पता चल रहा है कि जो सी की वैल्यू है वो कुछ ऐसा लिखा आपने, C0 इन दी ब्रैकेट D डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। D माइनस T एयर का स्पेस है और T बाई K इफेक्टिवली मीडियम का हो जाता है। नो C0 D के प्लेस पर आप D रखोगे, T के प्लेस पर D/2 रख सकते हो और ये D/2 आएगा और K2 आएगा तो D/4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो, C D/2 बचेगा एंड ऑल दैट यू कैन फाइंड इट आउट कि कितना जाने वाला है। So D/2 plus D/4 will become 3D/4, 4/3। आप चेक कर लीजिए, एक ही आंसर आता हुआ नजर आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद। गुड। सो पॉइंट इज कि अगर अपने को टी पता हो, के पता हो, तो हम बता सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितना बदलेगा। अगर आपने ये डायलेक्ट्रिक पूरे में फिल की होती, कंप्लीटली फिल की होती, कंप्लीटली, तो आंसर हो जाता है के सी, दैट मीन्स 2C0। आपने हाफ फिल किए तो हाफ फिल का आंसर हम KC/2 नहीं लिखेंगे या K/2 नहीं लिखेंगे, नो दैट विल बी रॉन्ग। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनाया गया, उसको यूज करना है। तो हाफ के लिए कितना आया, 4/3C0 आया। फुल के लिए कितना आता, फुल के लिए 2C0 आता। सो हम पार्शली जब फिलिंग करते हैं तो अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो मैं प्रीवियस स्लाइड को एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और यही इंपॉर्टेंट था कि अगर टी थिकनेस को आपने फिल किया है और बाकी गैप है, एयर है, तो जो गैप वाला पोर्शन होगा वो D-T होगा, और जो स्लैब वाला था उसको हम T/K लिखेंगे,
और इस तरह से अपना फॉर्मूला बना देते हैं। अच्छा, यहाँ से जो कैरी होम पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ये जो स्लैब है ना टी थिकनेस का, वो आपने कहाँ रखा है ये मैटर नहीं करेगा। मतलब इसको थोड़ा सा हम और ऊपर रख देंगे या ऊपर से लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इसका थिकनेस क्या है और एयर का थिकनेस क्या है। अगर इसको आप बीच पे भी लगाओगे ना उसी थिकनेस का, तब भी वही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको फील्ड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको डी माइनस टी मिलेगी, ये टी कहीं भी लगाओ। तो लोकेशन इनसाइड द कैपेसिटेंस मैटर नहीं करेगा अगर इस तरह की सिचुएशन है तो। ओके, सो वो कहीं पर भी बनाया जा सकता है, या फिर आप इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ और एक एग्जांपल में यूज करूंगा कि इन केस हम चाहें तो इसी कैपेसिटर को दो कैपेसिटर में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक कंप्लीटली एयर के साथ, एक कंप्लीटली मीडियम के साथ। तो यहाँ पर एक प्लेट को इमेजिन कर सकते हैं, प्लस चार्ज की और माइनस चार्ज की। तो अगर आप प्लस और माइनस चार्ज की प्लेट को इमेजिन करते हो तो इफेक्टिवली आपने कोई चार्ज नहीं रखा है, दैट्स द पॉइंट। तो इसको हम कुछ ऐसे डील कर सकते हैं, हमारे पास एक प्लेट यहाँ पर है, एक प्लेट यहाँ पर है, और ये जो दूसरी वाली प्लेट है उसको हम अलग अलग करके ड्रॉ कर सकते हैं। सेम फिगर कैन बी रीड्रॉन लाइक दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोटेंशियल चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका प्लस क्यू वाला प्लेट था ओरिजिनल, और ये माइनस क्यू का ओरिजिनल है। बीच में ये कंडक्टर हम लोगों ने अपने सिंप्लिसिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया है। ये कंडक्टर है, इसलिए इसको ज्वाइन करके रखेंगे। ये पूरा एक ही बॉडी है जो कि एक थिन प्लेट हमने कंसीडर की है, तो उसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अलग दिखा दे रहे हैं। ये जो स्पेस है प्लेट्स के बीच का, ये वो स्पेस को इंडिकेट कर रहा है जो स्पेस ये था। दैट मीन्स दिस इज इंडिकेटिंग d minus t. This space is indicating t. This is completely filled with the डायलेक्ट्रिक्स। तो अपने डायलेक्ट्रिक्स को अलग से फिल कर दिया और ये एयर वाला अलग कर लिया। सो द सेम फिगर कैपेसिटर को हम इस तरह से दो कैपेसिटर में डिवाइड करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट बताना मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट बताना होता है। इसका मतलब हमको इन दो पॉइंट्स में बताना है। एक पॉइंट हमारा ऊपर होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दो कैपेसिटर्स जो है आपको एक कॉम्बिनेशन में नजर आने वाले हैं। आप इसका नाम C1 दे दो, आप इसका नाम C2 दे दो। अब आप C1 कैलकुलेट कर सकते हो, आप C2 कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार C1 C2 कैलकुलेट हो गया तो टोटल C जो आने वाला है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। सॉरी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ से चार्ज आएगा, इससे पास होकर कैसा चला जाएगा, ये तो टर्मिनल है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है वो यहाँ से अपने को पता चल जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/C जो लिखना होगा 1/C1 प्लस 1/C2 लिखना होगा। आप चाहो तो इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, C1 निकालो, C2 निकालो, रखो, सिंप्लीफाई करो, ये आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ C1 क्या होगा, C2 क्या होगा। क्या हम बता सकते हैं C1 क्या होगा? C1 के लिए हमने को क्या चाहिए होता है, एरिया। एरिया वही रहेगा, पूरा एरिया आप यूज कर रहे हो, सेम पूरा प्लेट यूज कर रहे हो। ये एरिया इस तरह से प्लेट जा रही है और ये प्लेट आप पूरा का पूरा यूज कर रहे हो। So area is the same, epsilon naught divided by gap between the plates. Here the gap between the plates is d minus t. Sorry. What about C2? C2 के बारे में आपको क्या लिखने का? एरिया, सेम प्लेट एरिया, epsilon naught divided by thickness, thickness is t. लेकिन ये k के साथ है, तो kc होता है, तो इसको आप k से मल्टीप्लाई कर लो। तो C1 लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, फिर यहाँ से C पता कर सकते हैं। आप चेक करोगे कि वो यही आंसर आएगा। सो ये काइंड ऑफ और मेथड है, उससे भी हम लोग पता कर लेते हैं कि C इक्विवेलेंट कितना आएगा। नहीं, C2 में हम के ऊपर लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल C था विदाउट मीडियम, और कैपेसिटेंस कितना होता है, KC होता है, तो K हैज टू बी अपसाइड, K A एप्सिलॉन नॉट बाय T, देन यू कैन फाइंड इट आउट। सो इससे फायदा क्या होगा कि हम अगर कोई और भी फिगर दिया होगा तो हम क्या करना चाहेंगे, उस कैपेसिटर्स को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे और कई सारे कैपेसिटर्स में कनेक्ट बनाना चाहेंगे, सो दैट कि या तो कंप्लीटली एयर फील्ड हो या फिर कंप्लीटली मीडियम फील्ड हो। अलग अलग मीडियम्स होंगे तो सेम मीडियम का एक कैपेसिटर दूसरे मीडियम का दूसरा कैपेसिटर बनाने की कोशिश करते हैं।
जैसे ये आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया ना, इसको भी हमें उसी मेथड से सॉल्व करता तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आगे का टफ क्वेश्चन हम ले पाएंगे। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लेट्स से कि ये अपना पॉइंट था, टर्मिनस पॉइंट एक यहाँ होगा, एक टर्मिनस पॉइंट यहाँ होगा, तो उस टर्मिनस से एक कैपेसिटर हमारे पास लगा होगा ऊपर जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा, दूसरा कैपेसिटर लगा होगा जो कि कंप्लीटली एम्प्टी होगा। यू कैन कॉल इट एज C1, यू कैन कॉल इट एज C2, दे आर इन द सीरीज, यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट। हाउ मच C1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो हम बोलेंगे जो C1 की वैल्यू आएगी, चेक कर लेते हैं, वो आएगा A, एक तो K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मीडियम है, A सेम एरिया रहेगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, टी की जगह dy2 रख देंगे। सो यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है, K की वैल्यू आप 2 रख दीजिए तो 2 और 2 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स A C नॉट बाई डी आ जाएगा। अच्छा, जो ओरिजिनल था C नॉट की वैल्यू रही होगी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, क्योंकि टोटल एरिया A, टोटल थिकनेस T। इसका मतलब है ये जो C1 की वैल्यू है ये 4 टाइम्स C नॉट आ रही है। व्हाट अबाउट C2? C2 पर आते हैं, C2 की जो वैल्यू आती है आएगी वो एरिया A आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, मीडियम तो हमारा एयर है, और थिकनेस dy2 आ रही है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, बेसिकली 2C नॉट बनेगा। तो बेसिकली हमारे पास दो कैपेसिटेंस हैं, C1 की वैल्यू 4C नॉट है और इसकी वैल्यू 2C नॉट है, और दोनों सीरीज में कंबाइंड है, तो क्या इसका इक्विवेलेंट हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हाउ मच द C इक्विवेलेंट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर रेसिप्रोकल का सम रेसिप्रोकल के बराबर। और जब इसको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 4C नॉट एंड ऑल दैट, 4C नॉट इंटू 2C नॉट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 दैट इज 6C नॉट। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, C नॉट आ जाएगा। यहाँ से भी देखो 4/3 C नॉट निकाला था, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, या फिर आप इस तरह से कन्वर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, वो अपना चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स बता देते हैं। अभी कर लीजिए दोनों मेथड्स, जो भी आपको सूट करे आप उसको यूज कर सकते हो। अभी हमने एक के लिखा, अब यहाँ पर हम दूसरा के फिल कर देंगे, तो C2 को अकॉर्डिंगली के से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप उसका आंसर दीजिए, और अगर आप सभी लोग उसका आंसर करेक्टली दे देते हैं तो अपना काम हो जाएगा। ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, वरना मैं इसको स्किप भी कर सकता था। लेट्स से कि आपके पास एक ओरिजिनल कैपेसिटेंस C नॉट था, उस पर डाइलेक्ट्रिक को फिल किया गया, और डाइलेक्ट्रिक को कुछ इस तरह से फिल किया गया। एक मीडियम यहाँ पे फिल किया गया, एक मीडियम यहाँ पे फिल किया गया, और एक मीडियम यहाँ पे फिल किया गया। ओरिजिनली वो C नॉट था, सिंपलिसिटी के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि ये सब बराबर है, d/3 है, d/3 है, d/3 है। ये K1 है, ये K2 है, एंड द लास्ट इज K3। सिंस हमको न्यूमेरिकल आंसर चाहिए तो हम K1 K2 K3 की वैल्यू बता देते हैं। लेट C नॉट वाज विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स, ओरिजिनल कैपेसिटेंस, और K1 की वैल्यू लेट्स अपने को 2 दी जा रही है, K2 की वैल्यू अपने को 4 दी जा रही है, एंड K3 की वैल्यू अपने को 2 दी जा रही है। फाइंड C, फाइनल C अपने को चाहिए। सभी लोग सॉल्व करें, और करेक्ट आंसर आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी लगते हैं, और अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप फील्ड निकाल करके, पोटेंशियल निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सर्किट ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हो। आई वो सजेस्ट कि आप सर्किट से जाओ।
सो आपने यहाँ तक तो बना लिया होगा, एक कैपेसिटर यहाँ बनाना है, एक कैपेसिटर यहाँ बनाना है, एक कैपेसिटर यहाँ बनाना है, और तीनों को आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। इस पे डाइलेक्ट्रिक K1 बना हुआ है, तो ये C1 पकड़ लीजिए। इस पे डाइलेक्ट्रिक K2 है, इसका नाम C2 पकड़ लीजिए। दिस कुड बी नेम्ड एज C3 और these are going to be in series. एक बार आपको C1, C2, C3 मिल जाते हैं तो अपना काम हो जाएगा। Let's try to find C1. C1 की जो वैल्यू आएगी वो A एरिया वही आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट जो कि मीडियम है, उसमें K से मल्टीप्लाई, K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड बाई D की जगह D/3 यूज कर लोगे। K1 कितना दिया गया, 2 और 3 6 हो जाएगा। 6A एप्सिलॉन नॉट बाई D बन जाएगा। इसको लो, ये 6C0 के बराबर है। How about C2? Thus K2, the area, the medium, epsilon naught divided by thickness, that is D. So that is going to be 4 into 3, 12 C naught. C3 पर आ जाओगे, that's going to be K3 A epsilon naught by D by 3. K3 की वैल्यू भी 2 दी गई है, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, तो ये 6 C naught हो जाएगा। अब आगे बहुत आसान है। ये 3 कैपेसिटेंस हैं जिनकी कैपेसिटेंस इस तरह से दी गई है, and they are found to be connected in series. So how much the C is going to be? Is going to be 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. इन सभी की आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देने का। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 12 C0 को बेस ले लेने का, तो ये बनेगा 2 plus 1 plus 2, that is 5 by 12 C0. So what the C becomes? 12 C0 by 5. आंसर हो जाएगा। So 12 by 5 C0 is a perfectly correct answer. So no matter कितने भी वो layers बनाता है, हम C1, C2, C3 निकालेंगे as per the formulas और K से मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम के लिए, एरिया को देखेंगे और D को देखेंगे। बेसिकली हमारे पास एरिया, मीडियम और गैप होता है, तो वो एरिया को चेंज कर सकता है, मीडियम को चेंज कर सकता है और गैप को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने गैप को चेंज किया और मीडियम को चेंज किया। एरिया अभी तक हम लोग वही लेके चल रहे हैं, तो दूसरे टाइप के भी आएंगे जिसमें एरिया भी बदलना स्टार्ट हो जाएगा। उसको कैसे डील करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पिक कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए अपने पास कुछ ऐसा दिया गया है कि वी हैव दिस प्लेट and there's another plate as well. The space between these two plates is filled by some dielectric, और जो कि पूरी प्लेट के साथ नहीं चलती, इसकी कुछ प्लेट के पोर्शन के साथ चलती, लाइक दिस। सो पॉइंट इज कि ये प्लेट ऐसा रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होगा, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो इस तरह से चल रही है। सो डाइलेक्ट्रिक का जो प्लेट एरिया है वो इतना है, जबकि प्लेट का जो एरिया है वो ज्यादा है। सो यहाँ पर एरियाज हमारे बदलना स्टार्ट हो गए, देखने में हमको कुछ ऐसा नजर आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा बोलेगा कि आपसे ये जो लेंथ है, लेट से कि एज एग्जांपल डील कर रहे हैं इसको। सो लेट से कि ये जो लेंथ अपने को बता रहा है ये L/2 बता रहा है, जबकि टोटल लेंथ अपने को पता है कि L है, और ये जो विड्थ है वो B है, ये पता है अपने को, और ये इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K भी पता है, गैप कितना है D है। कई बार वो एग्जाम में 3D फिगर बना के देगा तो अपने को समझने का। अगर ये सिचुएशन चल रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकालने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स तो हमारे पास होंगे, हम लोग अभी भी मान के चल रहे हैं कि वो C0 जो है ओरिजिनल था, C0 वाज ओरिजिनल, तो अपना आंसर C0 के टर्म में दे देंगे। अच्छा, जो एरिया, प्लेट एरिया यूज होगा, टोटल एरिया, उसमें L इंटू बी आ रहा होगा, लेंथ इंटू विड्थ और व्हाटएवर यू कॉल इट, और गैप D है, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 कितना रहा होगा, उसमें A रहा होगा, एप्सिलॉन नॉट रहा होगा और D रहा होगा। अब हमको फाइनल C पता करना है डाइलेक्ट्रिक आने के बाद। फाइंड C आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक हैज बीन इंसर्टेड। सो पॉइंट इज, इसको हम रीड्रॉ करना चाहेंगे। कैसे ड्रॉ करते हैं? अब आप देखोगे कि यहाँ पर फील्ड, सोचने वाली बात, यहाँ पर फील्ड अलग आएगी, यहाँ पर फील्ड अलग आएगी। इसका मतलब इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, फील्ड अलग अलग हो जाएगी।
लेकिन एक बात तो गारंटीड है कि ये सेम मटेरियल का बना होगा, सेम पोटेंशियल होगा, ये सेम पोटेंशियल होगा। तो ये जो डायलेक्ट्रिक है वो इस वाले पोर्शन की फील्ड को चेंज कर रहा है। तो यहाँ इफेक्टिव फील्ड हमारी बदल जा रही है, जबकि यहाँ की फील्ड ओरिजिनल रहेगी। तो इसको हम लोग किस तरह से हैंडल करने वाले हैं? फॉर दैट सेक वी विल कंसीडर कि एक प्लेट हमारे पास यहाँ थी जिसमें केवल और केवल एयर है, यानी कोई मीडियम नहीं है, और मीडियम वाला पोर्शन हम लोग अलग कर देते हैं। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बात अपने को ख्याल रखना पड़ेगा, ये सेम मीडियम था और सेम मटेरियल था, कंडक्टर था, तो ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, इसका जो हमको बताना था टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के बीच में था, तो इसका जो इफेक्टिव निकालना होगा वो इस पॉइंट और डाउन साइड वाले पॉइंट के बीच में निकालना होगा। ये ऐसा करने से एक फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जो कंप्लीटली फिल्ड वाला पोर्शन अलग हो गया और कंप्लीटली एम्प्टी वाला पोर्शन अलग हो गया। तो बेसिकली हमारे लिए दो कैपेसिटेंस का काम कर रहे हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन इज लाइक दिस, वी हैव वन कैपेसिटर, we have another capacitor, they are connected like this, which is called parallel combination. This has a dielectrics while this is free from the dielectrics. You can call it as a C1, you can call it as a C2. Once we are able to find C1, once we are able to find C2, we can find C equivalent. तो सोल्यूशन में आप बोलोगे जो C equivalent आएगा वो दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। That's going to be C1 plus C2 क्योंकि ये parallel combination है। How much C1 is going to be? एरिया, प्लेट एरिया। तो C1 के लिए यानी फर्स्ट के लिए जो प्लेट एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए जो वाइट है। सो उसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं B द लेंथ विड्थ और बचा हुआ लेंथ विच इज L/2। बाय द वे यहाँ पर L/2 है, कोई और नंबर होगा तो अकॉर्डिंगली उसको हैंडल कर लेंगे। एरिया मीडियम एप्सिलॉन नॉट है, एयर है केवल, डिवाइड बाय D, D इज D। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा BL विच इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू हाफ, और इसी को हम लोग C0 बोलेंगे तो ये बेसिकली C0/2 बनेगा। सो अगर एरिया शेयर्ड होता है तो फ्रैक्शन में आता है, और अगर विड्थ गैप शेयर होता है तो मल्टीपल में जाता है जनरली। सो C2 के बारे में क्या ख्याल है? C2 में एक तो K आ जाएगा, अच्छी बात है। एरिया के लिए क्या लिखने वाले हम लोग? B इंटू द लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ L/2 यूज हो रही है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, D दोनों के लिए कॉमन है। सो फ्रॉम हियर यू विल फाइंड इट्स गोइंग टू बी K/2 C0। अच्छा, K की वैल्यू आपको दी जाएगी, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन हम उसको पता कर सकते हैं। लेट्स K की वैल्यू K रखी गई है, सो हाउ मच द C इक्विवेलेंट या फाइनल C इज गोइंग टू बी? C इक्विवेलेंट को लेट्स हम C बोल देते हैं। सो C1 प्लस C2 ऐड कर लीजिए, सो इट बिकम्स 1 प्लस K/2 C0। अगर K को आप एयर से रख रिप्लेस कर दोगे दैट मीन्स 1 से, तो ये C0 हो जाएगा यानी ओरिजिनल आ जाएगा, और K की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो अपना अलग अलग आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, और लेकिन जनरली एग्जाम में क्या होता है अपने लिए थोड़ा सा आसान भी रहता है, ऑब्जेक्टिव मेथड भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड कैसे लगा सकते हैं वो आपको क्वेश्चंस में समझ में आएगा, क्योंकि चार ऑप्शन दिए हुए होंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन आया राइट, तो इसमें हम वेरीफाई क्या कर सकते हैं कि अगर K की वैल्यू 1 हो तो C मस्ट बी C0। चेक कर लीजिए मैच करेगा, तो जो ऑप्शन K को 1 रखने से दैट मीन्स सबको एयर बनाने से इनिशियल से मैच कर जाएगा, वही आंसर बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है। अब सपोज कर लीजिए इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स रखता, तो हम हर पार्ट को पैरेलल में अलग कर लेंगे और अपना आंसर बता देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपको आंसर करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें इसलिए। लेट्स से कि ये कैपेसिटर, और इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा गया। अगेन सिमेट्रिकल और सिंपल रखने के लिए मैं इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, और सभी को इक्वल बोल देते हैं कि L/3 है,
This is also L by 3. If L is the total, so that's 1/3 of total. Each portion is 1/3. इसको आपने किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया हुआ है, इसको आपने किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल किया हुआ है, इसको भी किसी एक मीडियम से फिल किया हुआ है। ओरिजिनल सी नॉट था, वो अपने को पता है। ओरिजिनल कैपेसिटेंस था। इसको आपने K1 नाम दिया है, इसको K2 नाम दिया है, इसको K3 नाम दिया है। लेट्स कीप द सेम वैल्यू। K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू आपको 4 दी गई है और K3 की वैल्यू आपको 2 दी गई है। We need to find final capacitance after insertion. Solve कीजिए। Everybody is expected to solve and give the answer. If you will find the correct answer, you will feel good. Otherwise मैं करेक्ट करके आपको बताऊंगा, वो तो चलेगा। 24 C0 एक आंसर आ रहा है। अब जितना सॉल्व करोगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी, आपके लिए फायदा होगा। Any confirmation for 24 C0? ओके सो मैं भी पैरेलली सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको क्या समझ में आएगा कि एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर है, एक कैपेसिटर यहाँ पर, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कैपेसिटेंस, लेकिन ये सभी एक ही प्लेट से बने हुए हैं, इसलिए सेम कंडक्टर है। दिस इज मेड ऑफ द सेम प्लेट, इसलिए सेम कंडक्टर है। इक्विवेलेंट आपको इन पॉइंट्स के बीच में निकालना है। दिस इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, दिस इज आल्सो फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, दिस इज आल्सो फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। Call them C1, C2, C3 respectively. They are in a parallel combination and you know कि parallel combination में क्या चलता है। So you'll write कि C equivalent की जो वैल्यू आनी चाहिए वो C1 plus C2 plus C3 आनी चाहिए। How about C1? C1 के लिए A 1/3 एरिया हो जाएगा, तो एरिया 1/3 हो जाएगा और K1 आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, D की जगह D लग जाएगा। So ये बनेगा K1/3 A एप्सिलॉन नॉट by D, that is C0। फिर ये C1 की वैल्यू है। C2 के बारे में आते हैं, वो भी 1/3 एरिया लेकर के आएगा, K2 मीडियम लेकर के आएगा, एप्सिलॉन बाई डी आएगा। ये बनेगा K2/3 C0। C3 की वैल्यू सिमिलर लॉजिक से आप लिख सकते हो, K3/3 C0 आ जाएगी। सो हाउ मच द C इक्विवेलेंट विल कन्वर्ट इनटू, जब आप ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि C0/3 कॉमन आ रहा है और ये आ रहा है K1 plus K2 plus K3। अब अपने को K1 K2 K3 तो पता है, K1 plus K2 plus K3 और 2 4 2 मिलकर के 8 बना देगा, तो ये 8/3 C0 हो जाएगा। जनरली एग्जाम में वो K1 K2 K3 के टर्म में आंसर देता है, तो K1 K2 K3 को हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करके भी चेक कर सकते हैं और अदरवाइज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने पार्शियली फिलिंग में ये देखा कि कब सीरीज पर आते हैं, कब पैरेलल पर आते हैं। एक बार उसने पूछा जिसमें सीरीज और पैरेलल को दोनों को दिया हुआ था, तो लेट मी गिव यू दैट एग्जांपल सिमिलर टाइप, और उसको आप ट्राई करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एग्जाम में आ चुका है। सो उसने बोला कि लेट्स हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चंस में रहते हैं ये भी क्वेश्चंस, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसने K1 K2 और D1 D2 T1 T2 नाम दिया था। हम सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए कुछ ऐसा बना लेते हैं कि ये एक मीडियम है, दिस इज अनदर मीडियम, and there's third medium, this is
कोई और सिंबल से दिखा देगा ऐसे। दिस इज K1, दिस इज K2, दिस इज K3। किस तरह से ये डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया उसके बारे में बता रहा है। ये D/2 है, टोटल D था। ये L/2 है, टोटल L था। तो नंबर्स हम लोग वही यूज कर रहे हैं जो हम लोग नॉर्मली यूज करते रहते हैं। L/2 है ये। आपसे बोलता है कि ओरिजिनल C0 है, या फिर AF/D बोल सकते हैं। और K1 की वैल्यू लेट से अपने को दी जा रही है 2, K2 की वैल्यू 4, K3 की वैल्यू भी 2 दी गई। सेम नंबर्स को ले लेते हैं, नंबर मैटर नहीं करते हैं। नंबर्स का मैटर केवल कैलकुलेशन में करता है, फॉर्मूला बनाने में नहीं। तो बाद में कैलकुलेशन हम हैंडल कर लेंगे। क्वेश्चन है फाइंड C, टोटल C पता करना अपने को। तो एक बार अगर आपने इसको कैपेसिटर का नेटवर्क बना लिया तो फिर आप पता कर सकते हो। हम लोग चाहेंगे कि हर डाइलेक्ट्रिक का अलग अलग कंप्लीटली फील्ड बने। तो एक तो इसको बनाना पड़ेगा, एक इसको बनाना पड़ेगा, एक इसको बनाना पड़ेगा। 3 कैपेसिटर्स आप क्रिएट कर सकते हो। अब पैरेलल ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। K1 वाला आपका ये बना लीजिए, अलग कर लीजिए। K2 को आप इधर सेपरेट कर लीजिए। K3 पूरा ले रहा है तो इसको K3 को इधर बना लीजिए। आई एम ट्राइंग टू सिंपली से कि ये आपका K1 से फिल्ड है कंप्लीटली, ये K2 से कंप्लीटली फिल्ड है, एंड दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद K3। हाउ द कनेक्शंस आर देयर, दीज आर द सेम प्लेस। तो एक ही प्लेट है इसलिए वहां पर ज्वाइन कर देंगे। ये भी एक ही प्लेट है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, सेम प्लेट है। और ये हमारे टर्मिनल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये जो फिगर बना है ये खास इंपॉर्टेंट फिगर है, कन्वर्जन वाला। फिर आपको अगला काम क्या करना है? अगला काम सिंपल है। आपका इसको C1 नाम दो, इसको C2 नाम दो, इसको C3 नाम दो, और ये जो टर्मिनल पॉइंट्स मैंने बनाए इन टर्मिनल के क्रॉस निकालना है। सो काइंड ऑफ कि दो पहले पैरेलल डील करना है, फिर एक सीरीज पे ले जाना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। वहां पर तो K1 K2 K3 रखा था, उसने वैल्यू भी नहीं चेंज हुआ रखी थी। यहाँ पर तो हम लोग वैल्यूज भी ले ले रहे हैं। सो आप C1 पता कर रहे होगे, C1 की वैल्यू AF/D, तो K1 लगाओगे। फिर A पता करने की कोशिश करोगे। आप बोलोगे A हाफ हो चुका होगा क्योंकि हाफ लेंथ यूज की है, तो एरिया हाफ हो जाएगा। F/, मैंने B नहीं बनाया, अब B के टर्म में भी लिखोगे तब भी आपको हाफ मिल जाएगा। K1 AF/D, D की जगह आप कितना लिखोगे? D/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा K1 टाइम्स C0। C2 के बारे में क्या ख्याल है? सो इसमें आएगा K2, एरिया A/2 है, F/0 गैप भी A/2 है। बेसिकली इसमें आपने क्या किया, एरिया को भी हाफ कर दिया है और गैप को भी हाफ कर दिया है। कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, केवल K2 का फैक्टर आ रहा है मीडियम की वजह से। एंड देन C3, जब आप C3 पर जाओगे तो आप पूरा पहले तो K3 लिखोगे, फिर इंटायर एरिया चूज कर रहे होगे, पूरा प्लेट एरिया F/0। लेकिन D को आपने जरूर हाफ कर रखा है तो D/2 हो जाएगा। ये बनेगा 2K3C0। ये आपकी स्टोरी है। अब आपको C1 C2 C3 पता चल गया है, कॉम्बिनेशन पता चल गया है, इक्विवेलेंट बता सकते हो। K1 की अगर यहाँ पे वैल्यू रख दें तो ये 2C0 बन करके आ रहा है। K2 की वैल्यू रख देते हैं तो ये 4C0 बन करके आ रहा है। K3 की वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं तो ये 4C0 बन करके आ रहा है। एक बार ये नंबर्स पता चल गए तो कॉम्बिनेशन तो आपके सामने है। C1 C2 का इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर इसके साथ C3 के साथ निकालो, ये पैरेलल है। तो C1 C2 का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? मैं एक और फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो उन दोनों का इक्विवेलेंट ये बनेगा, उन दोनों का इक्विवेलेंट, और एक तीसरा ये रह जाएगा। ये आपका C3 है और ये C1 और C2 का इक्विवेलेंट है। सो ये C1 C2 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा?
पैरेलल में कि C1 प्लस C2 करना होता है तो 6 C0 हो जाएगा, और ये कितना है 4 C0 है। कैलकुलेशन आप जितने अच्छे से करेंगे उतना ही मैटर करने वाला है। तो C इक्विवेलेंट जो अपने पास आने वाला है वो 6 C0 इंटू 4 C0 डिवाइड बाई 6 C0 प्लस 4 C0 है। कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हो। एक C0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे आपने 2 से कैंसिल किया होगा तो ये 12 बनेगा, 12 C0, 2 प्लस 3 5, आंसर हो जाएगा 15 C0 बाई 2, सॉरी 12 C0 बाई 5 बाई टी। हाँ, सो 12 बाई 5 C0 के बराबर आ जाएगा। अब में से कई लोगों का ये आंसर आया, करेक्ट आंसर आया। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ये इस तरह से आ चुका है एग्जाम में, और अपने को क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा, पेशेंस रखना होगा, थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यू कांट अवॉइड। आपके पास कोई ऐसा वे नहीं है कि आप इसको जंप करके कहीं और पहुंच जाए और डायरेक्टली आंसर निकाल लें। सो यू जस्ट ब्रेक इन पार्ट्स एंड देन फाइंड फॉर ईच कैपेसिटर। अपने को बस ये फंडा पता है कि अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो के सी आंसर होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। ये तो मेंस लेवल का स्टफ होता है। अगर हम लोग एडवांस लेवल की बात करना चाहें तो थोड़ा सा और बियॉन्ड बियॉन्ड जाता है। वो पूरे स्पेस के डायलेक्ट्रिक को ऐसा कांस्टेंट देगा जो वेरिएबल होगा, लाइक फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्या चल रहा है। सो इन केस आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है एंड यू आर कंफर्टेबल, तो हम वेरिएबल केस को डील कर देते हैं और एटलीस्ट आइडिया दे देते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। फिर इसके बाद में डायलेक्ट्रिक पे लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर लेंगे। तो एक जनरल एग्जांपल जैसा पिक कर लेते हैं। लेट्स से कि आपसे बोलता है कि अपना एक मीडियम ये कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस C0 था, या फिर जो भी उसकी वैल्यूज आपको दे देगा। फिर आपने इसको डायलेक्ट्रिक से कंप्लीटली भर रखा, फिल कर रखा हुआ है, कंप्लीटली फिल कर रखा हुआ है। और इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। अपने को कुछ चीजें पता है, जैसे कि ये पता है कि ये इसका एरिया A है और ये गैप D है। उस एरिया को और डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेंथ भी पता है आपको, ये जो लेंथ है वो L है। विड्थ की वैल्यू निकल आएगी, विड्थ की वैल्यू हो जाएगी अपनी कितनी, A/B वहां से निकल आएगा। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सो अगर ऐसा बोलता है लेट जो K है दैट इज फंक्शन ऑफ x, जहां पर x लेट से हम लोग यहाँ से मेजर करके इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो किसी एक लोकेशन से आप आगे बढ़ते हो तो x की वैल्यू पता करता है। तो हर x पर जाने के बाद इसका k वैल्यू चेंज कर रहा है और अपने को इसका c पता करना है। देन फाइंड c। अच्छा, जो k एज अ फंक्शन ऑफ x होगा तो क्या दिया जाएगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा, k इज इक्वल टू a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर, या कोई भी रिलेशन x का देगा, sin x cos x ln x, जो भी फिजिबल केस बन सकते हैं। क्योंकि k की वैल्यू 1 से बड़ी भी रहती है उसका ख्याल रखा जाएगा। पॉइंट इज ये x का रिलेशन होगा। सो हाउ टू सॉल्व, वो टेक्निक मैं आपको बता देता, सोल्यूशन कैसे जाने वाला है इन सब चीजों का। सो आप क्या करोगे, x डिस्टेंस पर जाने के बाद एक सैंपल कंसीडर करोगे या फिर एक एलिमेंट कंसीडर करोगे, उसकी थिकनेस पकड़ोगे dx, ध्यान से समझने का। और ये जो थिकनेस है वो dx है। इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम dc बोलने वाले हैं, और उस कैपेसिटेंस को पता करेंगे, फिर बाकी सारे कैपेसिटेंस को अरेंज करेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, एक प्लेट ये था, इस तरह के प्लेट्स थे, इस तरह के बहुत सारे प्लेट्स बनेंगे और ये सभी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, पैरेलल। तो अभी भी ये बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं। और पहले हम लोग C1 C2 C3 निकालते थे, अब हम DC निकालने वाले हैं। इस छोटे से सैंपल को वॉच करते हैं। इस छोटे से सैंपल में
एक प्लेट हमको यहाँ पे नजर आ रही है और एक प्लेट यहाँ पे नजर आ रही है, और ये पूरा का पूरा एक डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड है। सर यस। सर इसी क्वेश्चन में सर वो के को एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स तो फिर वर्टिकली भी हो सकता है ना, जैसे तो उसमें सारे जो प्लेट्स रहेंगे वो पैरेलल में चले जाएंगे क्या? हाँ, अभी जो हम लोग नहीं देख रहे सॉरी, हैं वो, सीरीज में। हाँ हाँ, अभी जो हम देख रहे हैं वो इसके लेंथ के अलॉन्ग है, पैरेलल टू द लेंथ एक्स है ना। आपने बिल्कुल बोला, ये इस तरह से वेरिएशन भी दिखा सकता है, हम उसको वाई बोल सकते हैं। तो उसको कैसे डील करेंगे, उसमें फिर आपको इस तरह से उनको डिवाइड करना होगा, उसमें सीरीज पे चले जाएंगे। तो इस पर हमारे जिस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये पैरेलल आपको दिख रहा है, और अगर वर्टिकल जाएंगे यानी डी के अलॉन्ग जाएंगे तो वो सीरीज पे चला जाएगा, लेकिन लॉजिक अपना वही चलेगा। तो पहले हम लोग ये पैरेलल वाला पकड़ ले रहे हैं, एक्स एक्स के अलॉन्ग वाला। इसीलिए एफ एक्स दिखाने के बाद एक्स बनाया गया कि किस तरह से एक्स चल रहा है, वो एक्स आपको बना के देगा। तो दिस एक्स इज अलोंग द लेंथ, नॉट अलोंग द डी, और अलोंग द डी इट रिमेन्स यूनिफॉर्म। दैट मीन्स वही मैं यहाँ पे बोल रहा था कि इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो सेम रहेगा। सो इट चेंजेस ओनली अलोंग द एक्स, दैट मीन्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। आप सोचो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है इसको, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन दे दिया जाए। सो इट विल लाइक कि आप यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लोगे, फिर सीरीज पे चलोगे, पैरेलल पे चलोगे, काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट, और ऐसा बोलोगे कि अब से सॉल्व भी ना हो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो वो आपको एक ही देगा एट मैक्स। सो ये अपना क्या होगा, इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम डीसी लिखेंगे। डीसी की वैल्यू कितनी आएगी, एरिया। कैन यू राइट द एरिया ऑफ दिस। तो इसका जो विड्थ वाला पोर्शन है, ए को हम एल इंटू बी लिख रहे हैं, तो बी विड्थ से जा रही होगी, इसकी विड्थ इस तरह से बी जा रही होगी। ये प्लेट है हमारे पास, ये बी है। ये विजुलाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थिकनेस कितना है, थिकनेस dx है। तो इन केस अगर अपने को थिकनेस और विड्थ दी गई है तो क्या इसका एरिया लिख सकते हैं। एरिया बनेगा b इंटू डी एक्स, दैट्स एरिया, इंटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। d की जगह d रहेगा क्योंकि सिंपल d जा रहा है अपने पास। हो गया, सिंपल है। तो ये अपने को डीसी पता चल गया। एक बार ये डीसी आ गया तो टोटल किस कॉम्बिनेशन में, अभी आपने देखा था कि सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएंगे। इस तरह का एक सिंबल बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा हर एक्स के लिए, और ये आपस में कैसे होंगे, पैरेलल में कंबाइंड होंगे। तो सिंस अपने को ये पता चला कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सिंस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट इज डीसी। इंटीग्रेशन ऑफ डीसी लगा देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीसी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपने पास क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी बी डी एक्स के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। जो कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर निकालिए, जो वेरिएबल्स हैं उनको अंदर रखिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन अब देखोगे कि अपने पास b बाहर आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ सकता है, d बाहर आ सकता है। इंटीग्रेशन में k और dx आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, x के टर्म में जा रहा है तो 0 से लेकर के l तक लिमिट लगा देंगे। बाद में आप देखोगे l भी आ जाएगा, तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस के टर्म में इसको लिखा जा सकता है। अब k फंक्शन ऑफ x होगा, जो भी x का फंक्शन दिया जाएगा उसको वहां पर रख सकते हो, कॉपी कर लीजिए ये आइडिया। जिस तरह से x के साथ गए उस तरह से हम y के साथ जा सकते हैं। y के साथ में इस तरह से एलिमेंट लेंगे और वो आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सर हम्म सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाय डीसी रहेंगे ना? पैरेलल कैपेसिटेंस में हमारा क्या रहता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। सॉरी सीरीज में सर, मैं हाँ गलती से पैरेलल हाँ, बोल दिया। सीरीज में बिल्कुल सही बात है। तो जब आप सीरीज वाला केस करोगे तो यहाँ स्टार मार्क लगा देता हूँ मैं। इफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज देयर, उस कॉम्बिनेशन में आप क्या करने वाले हो, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट निकालोगे, उसकी वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन 1 अपॉन डी सी। सो उस पर आप ये यूज करोगे, क्योंकि 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 को करना था, तो दैट मीन्स 1 अपॉन डी सी को इंटीग्रेट करना होगा। वहां पर ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा। डीसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर।
वहां पर आप देखोगे थिकनेस आपका जो है वो dx में आएगा और एरिया पूरा आएगा, क्योंकि आप ऐसा एलिमेंट ले रहे होगे तो आपको पूरा एरिया लेना होगा। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। एक ऐसा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एससीबी में भी दिया गया है, कई जगह और भी दिख जाता है। मैं आपको वो उसको सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ आइडिया दे करके, आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मेरे को बोलेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आपने लिखा सर पर डी एक्स डी आर में जाएगा ना, डी एक्स क्या हुआ देखो, प्रीवियस को मैं फिर से ले आता हूँ, ये आपको समझ में आया। हम लोग क्या लिखते हैं, एरिया के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी का मतलब होता है गैप बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर प्लेट हमारी ये थी छोटी सी और ये थी, तो यहाँ पे डी कांस्टेंट जा रहा है। सर यस सर वो बोल रहा है कि जो अपन जब डीसी नीचे लिखेंगे तो वो डी एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये डी एक्स हमारा कभी भी न्यूमरेटर में रहता है सर। अच्छा, बिल्कुल सही आपने पूछा, बहुत सही पूछा आपने। यहाँ पर जब आप डीसी लिखोगे ना इस केस में, तो ये डीसी क्या बनेगा वो बताता मैं आपको। डीसी जो बनेगा आपका ना, वो कुछ ऐसा बनेगा, उसमें एरिया ए जाएगा, के आएगा, एप्सिलॉन नॉट पूरा आएगा, और जो डी होगा ना वो डिफरेंशियल में आएगा, तो डी वाई बनेगा। तो जो आपका थिकनेस जाएगा प्लेट्स के बीच में वो डी वाई बनेगा। मैं इसी पिक्चर में दिखा देता हूँ इनकेस अगर आप कैच कर सको तो। अगर आप वाई डिस्टेंस जाने के बाद डी वाई का एलिमेंट आप इस तरह से पकड़ते हो, तो ये जो गैप होगा ये डी वाई का काम करेगा। तो प्लेट्स कैसी नजर आएंगे आप जानते हो ना, कि बीच में हम प्लेट्स इमेजिन करते हैं कि यहाँ भी प्लेट है, प्लस माइनस इस तरह से प्लेट्स डालते हो ना, तो आपका जो छोटा सा एलिमेंट होगा वही होगा, ये और ये। और अगर प्रॉपरली बनाया जाए तो ये काफी दूर तक जा रहा होगा, ऐसा और ऐसा। So it will be covering the entire length so that it can cover the entire area. However, the thickness is dy and this is a dielectric. That was your DC. So हम लोगों ने क्या लिखा, plate area K epsilon divided by thick, ये gap is dy। और जब DC को आप यहाँ पे रखोगे तो देखोगे dy ऊपर आ जाएगा। तो जो हमारे इंटीग्रेशन का रिक्वायरमेंट है वो इसको अपने आप ख्याल रखेगा, उसका टेक केयर करेगा, और फिर आप उसको इजीली इंटीग्रेट कर ले जाओगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, डी वाई आएगा तो वाई का इंटीग्रेशन विल रन फ्रॉम 0 टू डी। मेकिंग सेंस? इट शुड मेक सेंस। सो ये 1/dc किया है, लेकिन डीसी खुद डी को लेकर के ऊपर आएगा डिफरेंशियल वाले पार्ट को। अब ये एग्जांपल करोगे, काफी पॉपुलर एग्जांपल है, तो आपको ये सब यूज करना पड़ेगा और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो। नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप कर पा रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगा इसको जरूर सॉल्व कीजिए और इसका आंसर एक बार के लिए एक दो बार निकाल करके रख लीजिए अपने पास। एग्जाम में आएगा तो डायरेक्टली आएगा, तो फिर आप बहुत बड़ा टाइम बचा सकते हो। उसने बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पे आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल किया, 2 डाइलेक्ट्रिक को फिल किया है, और इधर कुछ K1 रखा है, इधर कुछ K2 रखा है। उसकी जो फिलिंग की गई है वो पैरेलल टू द प्लेट्स नहीं की गई है, किसी एंगल पर या किसी लाइन पर की गई है। तो अगर आपने प्रीवियस स्लाइड को समझा है सीरीज केस में, पैरेलल केस में, तो फिर हम कोई भी केस को हैंडल करने के लिए रेडी हैं। जैसे कि इस केस को, इस पर भी वो सारी बातें बोलेगा कि अपने को एल पता है, डी पता है, बी पता है, एरिया की वैल्यू एल इंटू बी है, ये सब कुछ नोन है। सो कैसे प्रोसीड करेंगे ये आपको ही सॉल्व करना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू हैंडल इट। क्या करने का, उसी मेथड को लगाएंगे। यहाँ पर K1 K2 को कांस्टेंट बोलेगा, अगर उनको वेरिएबल बोल देगा तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। K1 और K2 कांस्टेंट्स हैं, तो इसमें डायरेक्ट्रिक चेंज हो रहा है लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं है।
दो अलग अलग रीजन में चेंज हो रहे हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास दोनों तरीके अवेलेबल हैं। हम इधर जाकर के dx का एलिमेंट ले सकते हैं, हम इधर जाकर के dy का एलिमेंट ले सकते हैं, जैसा भी आपको पिछली स्लाइड पे बताया। सो आइदर यू कैन गो अलोंग l और यू कैन गो अलोंग d, दोनों चलेगा। जैसे हम लोग अलोंग x चलते हैं, l जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। अब दोनों से घर पे ट्राई कर सकते हो। x डिस्टेंस पे जाने के बाद अब छोटा सा सैंपल लो, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ टाइप का है क्योंकि इस पे x और y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं और वो कंटिन्यूअस नहीं है, बट यस चेंज तो हो ही रहा है। ये dx थिकनेस को आप कंसीडर करते हो, इसको आप dc बोलोगे, फिर बाकी dc's को अरेंज करने वाले हो। ना जब इस dc को अगर हम रीराइट करेंगे तो या रीड्रॉ करेंगे तो एक इधर दिखेगा और एक इधर दिखेगा, प्लेट्स। और इस प्लेट्स की जो थिकनेस जाएगी वो dx जाएगी। इसका एरिया के लिए हम बोल सकते हैं कि जो dA होगा वो पता कर सकते हैं, एरिया। गैप कितना होगा इन दोनों के बीच का, गैप भी हमने को पता है d रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसका जो डायलेक्ट्रिक है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसको भी यानी डीसी को भी दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तब डीसी निकलेगा। अच्छा जी, ये जो dx है ना ये बहुत छोटा होता है, टेंडिंग टू जीरो। तो उस पे ये जो लाइन है ना ये ऑलमोस्ट पॉइंट जैसा काम करेगी जो किसी एंगल पर है। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं रफली ऐसा। और वी कैन से कि ऊपर का जो पोर्शन है ना वो हमारा k1 है और ये जो नीचे का पोर्शन है वो k2 है। तो डीसी निकालने के लिए भी आपको दो कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो हमारा डीसी निकलेगा, फिर डीसी से बाकी का इक्विवेलेंट निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ये जरूर बोल सकते हैं कि लेट्स से कि एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ये जो थिकनेस है इसका नाम टी है, टी वेरिएबल होगा। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो डी माइनस टी हो जाएगा। टी फॉर थिकनेस, थिकनेस इज अ वेरिएबल। ये दोनों कैपेसिटेंस किस कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो इसको अगर आपको रीड्रॉ करना है तो इसका रीड्रॉ कुछ ऐसा आएगा, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, और इसको आप DC1 बोल सकते हो, इसको आप DC2 बोल सकते हो, और जो DC आएगा वो इनका इक्विवेलेंट आने वाला है। दिस इज फिल्ड विद K1, दिस इज फिल्ड विद K2। Now how much DC1 is going to be? DC1 is going to be equal to the dielectric which is K1 into area। एरिया के लिए आप देखोगे कि इसका थिकनेस और विड्थ आने वाला है, तो बी डी एक्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। डी का मतलब गैप बिटवीन द टू। C1 का लिए गैप कितना जा रहा है, डी माइनस टी। DC2 के बारे में क्या ख्याल है, दैट विल बी K2 एरिया बी डी एक्स, मीडियम का एप्सिलॉन नॉट मतलब वैक्यूम का लिखेंगे, K2 तो लगा दिया है, डिवाइड बाई थिकनेस विच इज टी। अब आपको DC1 DC2 मिला हुआ है, ये डिफरेंशियल कैपेसिटेंसेस है, माइंड इट। इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो डीसी आएगा। सो हाउ यू राइट डीसी एज, अब आप बोलोगे जो डीसी आएगा उसको हम लिख सकते हैं DC1 इंटू DC2 डिवाइड बाई DC1 प्लस DC2। Why? Because they are in series, and in series they have to be added like series combination 1 upon or maybe like this। जब आप इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो आपको डीसी का एक एक्सप्रेशन आएगा। उस एक्सप्रेशन में आप पाओगे कि एक तो x आ रहा होगा और दूसरा t आ रहा होगा। x आपका ऐसा चल रहा है, t आपका वर्टिकल चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। तो उनको हम शॉर्ट आउट कर देंगे। कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, लेट्स से ये जो एंगल है इसका नाम अल्फा है। पूरी प्रोसेस में ये अल्फा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अल्फा तो ज्योमेट्री पे दिख रहा है। तो इस टी, ये जो टी मैंने जिसको पकड़ा था, यहाँ पर अल्फा को यूज कर सकते हैं। सो टी को हम एक्स के टर्म में लिख सकते हैं बेसिकली, देन यूज tan अल्फा as t डिवाइड बाई
x that is in place of t you can write it as x times tan alpha. तो पॉइंट इसकी जब इसमें आपको t जो दिख रहा था वो भी x के टर्म में रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये जो पूरा का पूरा बनेगा वो फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। थोड़ा सा लेंथी होगा बट डुएबल है। आप पाओगे इसमें कुछ ब्रैकेट में आएगा और फाइनली यू विल गेट dx dx एक नीचे से कैंसिल होगा, एक बचेगा, ऐसा बनेगा आपको। ब्रैकेट में क्या आएगा दैट यू कैन आइडेंटिफाई, यू शुड यू मस्ट। अच्छा, इसके बाद ये जो डीसी निकला है वो इस तरह के कॉम्बिनेशन से निकला है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से बार बार अलग अलग कर करके देख सकते हैं। ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। इसका मतलब है अब इन डीसी का अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सिंस वो पैरेलल चाहिए तो हम बोलेंगे सी जो अपने को पता करना है that is going to be equivalent as dc का integration, that is going to be integration of this bracket stuff with dx। और x कहाँ से कहाँ तक रन कराना है आपको, 0 से लेकर के l तक रन कराना है। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जगह, जिसमें k1 आएगा, k2 आएगा, d आएगा, l आएगा, b आएगा, f साले नॉट आएगा। इसके टर्म में आपको एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर वो आपको एग्जाम में k1 k2 की वैल्यू देगा, आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले पे रख देंगे, k1 और k2 की वैल्यू आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको नोट कर लेना है, और इनफैक्ट आप उसको याद भी कर सकते हो टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप इतना एग्जाम में करने जाओगे तो एरर होने के चांसेस हैं और टाइम ऑफ कोर्स ज्यादा लगेगा। तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए इजी बन जाएगा। ये एससीवी में दिया गया और मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको, कई जगह मिल जाता है, काफी स्टैंडर्ड टाइप का लोग यूज करते हैं, टफेस्ट टाइप का है। तो अभी पर इसको सॉल्व करना है, सी का एक्सप्रेशन निकालना है। एक बार एक्सप्रेशन आ जाएगा तो k1 और k2 के टर्म में हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके बता सकते हैं। अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा और किया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। कुछ एलन के टर्म में आता है बड़ा सा आंसर, तो आप एज अ होमवर्क इसको कंप्लीट करो और एससीवी के आंसर में दिया गया उसका आंसर उससे मैच कर सकते हो। नहीं होता है, आपसे नहीं सॉल्व होता है तो फाइनल नेक्स्ट क्लास में मैं इसको कंप्लीट करके आपको बता दूंगा। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हो तो मैं सॉल्व करके आपको आंसर ग्रुप पे भी दे सकता हूँ इन केस आपसे नहीं होता है तो। सर वो एंड का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था इसका एंड का इंटीग्रेशन जब, हाँ इसमें एक जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अभी शायद आपने मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हो, पढ़ लिया होगा तो जरूर आ जाना चाहिए। और इनफैक्ट फिजिक्स में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कुछ ऐसा आएगा रफली, देखो मैं आपको बोलता है ये 1 प्लस जा रहा है ना, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये नंबर आपस में जाएंगे, वो tan वेन भी आएगा। तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये होगा, इंटीग्रेशन कुछ कांस्टेंट डिवाइड बाई, या फिर ऐसा बोल लो dx अपॉन a प्लस bx टाइप का आएगा। ये वाला इंटीग्रेशन आपको लगने वाला है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जो होती है वो ln a प्लस bx होती है, डिवाइड बाई जो भी x का कॉफिशिएंट था उसे डिवाइड कर देना होगा x के कॉफिशिएंट से, दैट इज b से। अब ये जो ए बी मैंने यहाँ पे बताया ना वो बहुत सिंपल वे पे बताया, वहां पर कुछ आर आएगा, कुछ k1 k2 आएगा, कुछ ये नंबर्स आएंगे जो है एल आएगा, बी आएगा, उसके टर्म में आएगा tan अल्फा भी आएगा, tan अल्फा भी आएगा। तो आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो। x आपको डिनोमिनेटर में कुछ लीनियर फंक्शन जैसा नजर आएगा। एक बार वो लीनियर फंक्शन आता है तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो और फिर लिमिट्स को लगा लो। मोर ओवर जब आप इसको सॉल्व कर रहोगे तो अल्फा के टर्म में आंसर आएगा, tan अल्फा के टर्म में। फाइनली आपको tan अल्फा को गायब कर देना है। कैसे गायब कर देंगे, आप बड़ी पिक्चर देख लीजिए इस वाले ट्राइंगल को। उस वाले ट्राइंगल में tan अल्फा जो अपने को दिखना चाहिए वो डी बाई एल दिखना चाहिए। सो फाइनली आप tan अल्फा को डी बाई एल से रिप्लेस कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करो, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके चलेगा, टाइम आपका हुआ। सो हम लोगों ने जो लर्न किया वो बेसिकली कैपेसिटर्स में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से किस तरह के फॉर्मुलेशंस बनते हैं वो बता दिया। अभी आपका कुछ पोर्शन रह गया है, इट विल टेक वन मोर लेक्चर जिसमें हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है उसमें फोर्स कैसा लगता है, वो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
कल पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपके डाउट्स, सैटरडे को आपका डाउट सेशन। ओके, और सिलेबस में कैपेसिटर जितना भी है वो पूरा एज रहेगा, तो आपका कल का लेक्चर भी केयरफुली देखना है। एनी क्वेश्चन कंसर्न देन यू कैन आस्क, अदरवाइज डन फॉर द डे।